हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इतना इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 12th के एनसीईआरटी के सारे इम्पोर्टेंट और ट्रिकी डायग्राम्स हमने इंक्लूड किए हैं। ऐसे डायग्राम्स हमने चूज किए हैं जिसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपके 20 से 25 नंबर बढ़ सकते हैं बायो में। बायोलॉजी आपका स्ट्रेंथ है क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपने थोड़ी सी भी मेहनत बढ़ाई तो आपको बहुत सारे मार्क्स बढ़े हुए मिलते हैं। 20 से 25 नंबर बढ़ना यानी आपकी रैंक में 20,000 का अंतर आना, जिससे आप नीचे के कॉलेज से सीधा अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये वाला डायग्राम। इसमें सिर्फ वो ट्रिकी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ये वाला डायग्राम। इसके नीचे जो लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एनाट्रोपस ओव्यूल मींस ओव्यूल आपकी बुक में केवल एक दिया है, वैसे 5 और टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, पर क्योंकि हमारी बुक केवल टिपिकल टाइप समझाती है इसलिए ये टिपिकल ओव्यूल जो मैक्सिमम 80% एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है इसका डायग्राम आपके में दिखाया गया है। और ये वाला जो इन्वर्टेड ओव्यूल है ये इसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये जो डायग्राम है ये एपोकार्पस कंडीशन है मिशेलिया की। ये वाला पॉइंट कहाँ आ सकता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जहां पर आपके बुक में एपोकार्पस कंडीशन का लोटस और रोज एग्जाम्पल दिया है, उसमें आपको मिशेलिया भी पूछा जा सकता है। अभी का जो ट्रेंड है नीट का उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ा है तो केवल उतने तक ही आप लिमिट रखें अपने आप को। आपने जो भी 11th 12th में जहां जहां जो चीज सीखी है आप उसको कंपाइल करके रखेंगे तो आपको इतना बढ़िया बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। आपको पेपर का सॉल्विंग टेक्निक समझ में आ जाएगी क्योंकि आपने पूरी तरह से उसको पढ़ा है, ना कि आपने उस लिमिटेड बस एग्जाम्पल्स को रटना नहीं है। अब ये आप देखेंगे कि ये वाला जो डायग्राम है ये सिनकार्पस ओवरी है किसकी? पेपेवर की। पेपेवर किस फैमिली में आता है बेटा? सोलेनेसी में, पेपेवर सोमनिफेरम। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये जो डायग्राम है इसमें इन्होंने पूरा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक बनाया हुआ है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले जो डायग्राम से मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस किसका? कि पहले है ये वाला जो है ये प्रो एम्ब्रियो है, इसके बाद आएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं टॉर्पिडो स्टेज। तो ये एक सीक्वेंस पे डायग्राम, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सस्पेंसर का कोई रोल हमारी एनसीईआरटी में नहीं समझाया गया है। सस्पेंसर का फंक्शन है कि एम्ब्रियो को पुश करना किसके अंदर? एंडोस्पर्म के अंदर, ताकि मैक्सिमम नरिशमेंट ऑब्टेन हो सके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस वाले स्लाइड में। नेक्स्ट आ जाइए। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। कोटा में पहली बार हम लोग ऐसा रेवोल्यूशनरी सिस्टम लाने वाले हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 3 टीचर्स हैं। वो 3 टीचर्स आपके लिए हर चीज के लिए अकाउंटेबल हैं। आपका कंटेंट डेवलपमेंट, आपका एक्सप्लेनेशन, आपकी डाउट क्लियरिंग, आपकी मेंटरशिप, जिसमें आपको बच्चों को एक पपेट बना के इधर से उधर फुटबॉल की तरह नहीं भगाया जाएगा। आपको जो टीचर पढ़ाएगा वही आपके डाउट भी क्लियर करेगा, वही आपकी मेंटरिंग भी करेगा और आपके टेस्ट भी वही फैकल्टी बनाएंगे। ये जो टीम है ये अभी तक की बेस्ट टीम है कोटा की, जिसमें आप सुनील नायन सर को जानते हैं। सुनील नायन सर का 12+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। आपको पता है नीट 2024 में 11 बच्चों के इन्होंने 180 में से 180 स्कोर कराया था। इनकी एफर्ट, जिस तरीके का ये एफर्ट डालते हैं, जितनी मेहनत से ये बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का जिस तरीके से, जिस डेप्थ में क्वेश्चंस वो करवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैंने आज तक पूरे इंडिया में इतना अच्छा डेडिकेटेड टीचर नहीं देखा है। मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत सारे बच्चे, मैं बी वाइज
से पिछले 6 सालों से जुड़ी हुई हूँ। बच्चे मुझे जानते हैं, वाइवाज मेरे सेशंस यूट्यूब में चलते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ बच्चा बहुत आसानी से 360 स्कोर कर लेता है, क्योंकि मैं कभी भी बच्चे का टाइम अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसा फोकस्ड तरीके से बच्चों को ये बता दिया जाए कि बेटा अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है, जिससे बच्चा अननेसेसरी के लेंथी नोट्स ना बनाकर फोकस तरीके से, पिन पॉइंट तरीके से पढ़ाई करके बहुत आसानी से, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 360 आउट ऑफ 360 ऐसे खेलते खेलते हंसते खेलते आ जाते हैं। आपको नेक्स्ट जो हमारे फिजिक्स फैकल्टी हैं, ये एक्सपर्ट हैं फिजिक्स में, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ये पढ़ा चुके हैं। इनके लिए इनसे फिजिक्स पढ़ा हुआ बच्चा आसानी से फिजिक्स करता है, जो कि हमारे बायो के बच्चों की कमजोरी होती है। देवेंद्र सर का जो एक्सपीरियंस है वो 14+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपर्ट टीम के साथ मुझे ऐसा लगता है आप अपने ड्रीम कॉलेज का सपना जरूर पूरा होते हुए देखेंगे। हमें ज्वाइन करिए। 25 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 10 मई के पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोग अपनी कोशिश करिए, और उसके लिए आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का है। मोनोकॉट में आपको पता है सिंगल कॉटिलेडन होता है, जिसको हम बोलते हैं शील्ड शेप कॉटिलेडन, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान देनी है, वो है एपीब्लास्ट। व्हाट इज एपीब्लास्ट? एपीब्लास्ट इज द रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलेडन। जो दूसरा कॉटिलेडन है वो क्या हो गया है? रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल हो गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्योंकि मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन फंक्शनल है, तो जो दूसरा रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल है उसे बोला जाता है एपीब्लास्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला जो डायग्राम है ये मोनोकॉट सीड का है। आपको पता है इसमें पेरिकार्प यानी फ्रूट बॉल और सीड कोट मर्ज्ड रहता है। ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आ जाइए। ये जो डायग्राम है, मैंने इस डायग्राम पे हर साल क्वेश्चन देखा है। ये फॉल्स फ्रूट पे डायग्राम है, मैंने लेबलिंग्स पे भी डायग्राम देखे हैं, एक्सप्लेनेशन में भी, और इसमें एक्स और वाई, जैसे मान लीजिए इस वाली चीज को एक्स, इसको वाई, ये क्वेश्चन आता ही है। इसमें आप कहाँ गलती हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको लेबलिंग पे ध्यान देना है कि कहाँ पर इन्होंने मीजोकार्प लेबल किया है, कहाँ पर इन्होंने एंडोकार्प किया और कहाँ सीड किया है। आप देखेंगे ये वाला हिस्सा मीजोकार्प है, उसके अंदर एंडोकार्प है, और अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सीड्स हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। और जो मुझे लग रहा है कि इस साल क्वेश्चन बनेगा वो इस डायग्राम से बनेगा। ये है एकीन्स, जिसका कोई भी मेंशन हमारे कंटेंट एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो दोनों फ्रूट्स हैं ये फॉल्स फ्रूट हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? जिसमें अपार्ट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड जो ओवरी होती है, कुछ और पोर्शन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो इन दोनों ही फ्रूट्स में, ये है एप्पल और ये है स्ट्रॉबेरी, दोनों में ही एडिबल पोर्शन क्या है? थैलेमस। यानी हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? थैलेमस। तो इस पे तो हर साल क्वेश्चन आपने देखा है। अब आपको इस पे भी ध्यान देना है कि एकीन्स क्या होते हैं। एकीन्स एक्चुअली क्या हैं? इनके ट्रू फ्रूट हैं। किसके? स्ट्रॉबेरी के। हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो ये जो एकीन्स हैं ये छोटे 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 सिंगल वन सीडेड फ्रूट्स हैं जो नॉन डेहिसेंट हैं, खुलते नहीं हैं, पर हमें ये पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि लेबलिंग में दिया हुआ है। तो एकीन्स आर द ट्रू फ्रूट्स ऑफ द स्ट्रॉबेरी एंड एक्चुअली द एडिबल पोर्शन इज थैलेमस। अब आ जाइए नेक्स्ट। ये तो मेरी नजर में ऐसा इतनी बार मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस पे मैं आपका फोकस लाना चाहती हूँ वो है आपका ये जो 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में
यानी ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन कौन से हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ये तो मैंने हर साल देखा है क्वेश्चन। देखिए 14th डे पे एक्चुअली आपको ऐसे समझना है कि ईस्ट्रोजन वैसे आपने देखा होगा कि जब भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़े हुए होते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं एफएसएच को और एलएच को, पर ईस्ट्रोजन जो है वो डबल फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। जब ये मॉडरेट अमाउंट में हाई रहता है तब तो ये एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता है, पर इसका क्योंकि डबल फीडबैक सिस्टम है, जो हमने कहीं देखा नहीं है कंटेंट्स में, एनसीईआरटी में, ये आपको जानना जरूरी है कि 14th डे पे जब बहुत हाई लेवल होता है ईस्ट्रोजन का तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मींस यूजुअली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देते हैं, पर 14th डे पे जब सस्टेन्ड हाई लेवल रहता है ईस्ट्रोजन का तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है और एलएच सर्ज करवाता है, एलएच सर्ज, जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन कौन से हॉर्मोन्स बढ़े हुए रहते हैं, तो आपको मार्क करना है ईस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन नहीं। ये ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी बढ़ा हुआ नहीं रहता है। ये कब बढ़ेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन की बहुत सारी मात्रा सीक्रेट करता है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, बताइए। ये कौन सा डायग्राम है, जब जाइगोट बनता है, आपको पता है जाइगोट के बाद क्लीवेज डिविजन्स होते हैं। क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये देखिए क्वेश्चन आएगा कि क्लीवेज डिविजन्स के टाइम पर साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स पे क्या असर पड़ता है, क्या बढ़ते हैं साइज, क्या छोटे होते जाते हैं या सेम रहते हैं। आपको मार्क करना है छोटे होते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स का साइज देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, आपको कुछ अंतर दिख रहा है, ये कहीं पर दिया है क्या कंटेंट, ये आपको डायग्राम के अंदर से ही समझना है कि एज द डिविजन्स प्रोसीड, ये जो डिविजन्स हैं उनको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं, और जैसे जैसे डिविजन्स बढ़ते हैं साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर्स गोज ऑन रिड्यूसिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको इस पे ध्यान देना है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये जो अंदर की कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, और ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं इनर सेल मास। ये आप नोट कर लीजिए, इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, और अंदर की जो कैविटी है दैट इज नोन एज ब्लास्टोसील। तो ये डायग्राम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा डायग्राम है जेनेटिक्स, जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का, मुझे इसमें 2 पॉइंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए आपका कॉन्सेन्जुइनस मेटिंग। ये तो मैंने हर साल देखा है नीट में क्वेश्चन। कॉन्सेन्जुइनस मेटिंग मींस क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग अगर हो तो उसमें क्या सिंबल लगाया जाता है, ये मैंने हर साल देखा है क्वेश्चन। उसके अलावा ये जो निग्लेक्टेड लाइन है कि ये दोनों पेरेंट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनका सीक्वेंस क्या है। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा, ये बना दिया और ये बना दिया x और ये बना दिया y, या ए बी कर दो, a और b, तो कौन सा यंगर है, कौन सा जो ऑफस्प्रिंग है वो यंगर है। तो लेफ्ट वाला जो है वो पहले, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, यानी कि x इज यंगर देन x इज ओल्डर देन y, मतलब पहले कौन आएगा x, उसमें लिखा है ना इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, यानी पहले कौन बॉर्न हुआ है x, यानी x इज ओल्डर देन y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक डायग्राम जिसमें उन्होंने डाउन सिंड्रोम बताया है। जो हमारे कंटेंट एनसीईआरटी में जो उसके सिम्टम्स लिखे हैं उसके अलावा आपको ये सारे सिम्टम्स भी ऐड करने हैं जो डायग्राम में दिए हैं, जैसे फ्लैट बैक ऑफ हेड, हेड का पीछा हिस्सा बिल्कुल चपटा,
उसके बाद फिंगर टिप्स में बहुत सारे लूप्स, और पाम क्रीज सिंगल, पाम क्रीज जो टिपिकल एक से ज्यादा होती हैं नॉर्मल में, वो सिंगल पाम क्रीज। उसके अलावा बिग एंड रिंकल्ड टंग एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ये सारे सिम्टम्स आपको जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है उसमें ऐड करने हैं, इनको निग्लेक्ट मत करिएगा। फिर आपने ये भी देखा यहाँ पर इस वाले डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इडियोग्राम। जब हम पूरे क्रोमोसोम्स, किसी भी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसको कैरियोटाइप बोलते हैं, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम इडियोग्राम बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे ये इडियोग्राम है, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है 21 की ट्राइजोमी, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, इसमें एक ही क्वेश्चन सटीक है जो बिल्कुल बनेगा और पीवाईक्यू भी है, कि ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, देखिए ये इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं ना, जो डिसकंटिन्यूअसली बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्वेश्चन क्या आएगा, द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क और अवे, ये अवे, they are formed away from the replication fork. It is extremely important. Next, ये वाला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये पता है ये कोडॉन्स हैं, तो कोडॉन्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए पे। तो एमआरएनए की पोलैरिटी है 5' to 3'। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो टीआरएनए की जो उसका जो वो होगा आर्म जो वो लेकर आएगा, दैट इज एंटीकोडॉन। तो ये है उसकी एंटीकोडॉन साइट। अब ये जो एंटीकोडॉन है वो इसको रीड करके अमीनो एसिड को ला रहा है, तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कौन से एंड पे ये आएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा 3' एंड में। देखिए ये आरएनए ये आपको फोल्डेड लग रहा है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, तो उसका 5' एंड ये है और 3' एंड ये है। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कौन से एंड पे है, 3'। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड जो है वो है 3' एंड में। अब इन्होंने कोडॉन्स को रीड किया है, इसका एंटीकोडॉन जब आपको पूछा जाएगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि 2 बार ऐसे वो लोग कर चुके हैं, एनटीए ने 2 बार ऐसे क्वेश्चन दिए। जैसे मान लीजिए कोडॉन की पोलैरिटी हो गई 5 to 3, एंटीकोडॉन की आप समझ गए 3 to 5, पर मान लो उन्होंने एंटीकोडॉन की 5 to 3 दी पूछी, तो आप क्या करोगे, जैसे ये वाली जो पोलैरिटी दी है ये दी गई है 3 to 5। अब अगर वो लोग 5 to 3 बोलते हैं एंटीकोडॉन की, तो आप क्या करेंगे, यू की जगह पे क्या लिख लेंगे, वहां पर यू की जगह पे लिखेंगे ए, सी की जगह पे आप लिखेंगे जी, ए की जगह पे लिखेंगे यू। तो ये जो है ये आपका, ये अगर 5 to 3 पूछ रहे हैं तब आपका ये वाला कंटेंट आएगा, है ना। आपको ये देखना है कि एंटीकोडॉन जो पूछा है वो 3 to 5 पूछा है या 5 to 3 पूछा है। फिर आ जाइए नेक्स्ट, ये एवोल्यूशन का डायग्राम है, ये एवोल्यूशन का फ्लो चार्ट है। इसमें मैं 2-3 चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आ सकती हैं। एक, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये कनेक्टिंग लिंक नहीं, मिसिंग लिंक है, मतलब इसका फॉसिल मिला था और इसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स जैसे हैं, कुछ बर्ड्स जैसे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लाइंग रेप्टाइल ये आ सकता है, टिरानोडॉन जो है वो फ्लाइंग रेप्टाइल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो आपके बुक में एवोल्यूशन का एक पूरा वो दिया, स्केच दिया हुआ है, इसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है राइनिया, ये पीवाईक्यू है। A rootless, leafless fossil pteridophyte is known as rhinia। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। फिर आप जब भी इस पूरे स्केच को देखेंगे तो आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि कभी भी एवोल्यूशन ऐसे लीनियर लाइन पे नहीं होता। एक ब्रांच है, उसके बाद उससे एक ब्रांच ऐसे निकली, एक ब्रांच ऐसे, तो इस तरीके से वो ट्री टाइप का बनता है। तो आप ये देखेंगे
कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए, और नीट में एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक लाइन आप ऐसे याद करेंगे, क्लोरोफाइट, ट्रैक्योफाइट, राइनिया, साइलोफाइटॉन। दूसरी आप कैसे याद करेंगे, क्लोरोफाइट देन ब्रायोफाइट्स। तीसरी क्लोरोफाइट, ट्रैक्योफाइट, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेशियस लाइकोपोड। ये क्वेश्चन आ सकता है, रेयर केस में आ सकता है, पर अगर आ गया तो ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला जो स्केच है, इसमें 2-3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपने देखा इन सबके आगे एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है, पर इन दोनों के आगे नहीं लिखा है। सौरोप्सिड्स और सिनैप्सिड्स, इनके आगे ये नहीं लिखा है, क्योंकि इस ग्रुप के सारे मेंबर्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सौरोप्सिड्स जो थे वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रेप्टाइल्स भी इंक्लूड होते थे और बर्ड्स भी। तो आप देखेंगे सौरोप्सिड्स से क्या क्या वो जो गए हैं, मतलब रेप्टाइल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। पर जो सिनैप्सिड्स हैं, सिनैप्सिड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स हैं या मैमल्स हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसके जो नीचे लिखा रहता है ये आपको अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है कि कंपैरिजन किए हैं स्कल के एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के, बेबी चिंपैंजी के और एडल्ट चिंपैंजी के। आप ये देख सकते हैं ये एडल्ट मैन के हैं, ये वाला बेबी चिंपैंजी है, ये एडल्ट चिंपैंजी है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी है ये ज्यादा किसके साथ रिजेंबल करता है, एडल्ट ह्यूमन रादर देन एडल्ट चिंपैंजी। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बन सकता है। ये मेरा ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर का सबसे फेवरेट डायग्राम है, क्योंकि इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहला, आपने अगर देखा हो कोई भी पेप्टाइड चेन जो होती है, प्रोटीन चेन, उसका एक लेफ्ट वाला एंड होता है, एक राइट। लेफ्ट वाले को एन टर्मिनल बोलते हैं, राइट वाले को सी टर्मिनल बोलते हैं, यानी पहला वाला एंड एन, लास्ट वाला सी। ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट किस टर्मिनल पे है। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड इन एन टर्मिनल, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये ऊपर वाले, ये सब वेरिएबल रीजन हैं, और नीचे वाले जो हैं वो कांस्टेंट रीजन हैं। तो आप बड़ा इजी है, देखो एनसीईआरटी ने अलग अलग कलर से क्यों रिप्रेजेंट किया है, ब्लू, येलो, रेड, ऑरेंज, क्योंकि ये जो नीचे वाले हैं वो हैं कांस्टेंट रीजन किसके, हेवी चेन के। ये क्या है, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। और ये जो 2 हैं ये वेरिएबल रीजन है। तो ये हो गया वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, ये वाला हो गया वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। इसी तरीके से ये वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। अब आपको एक चीज पे और ध्यान देना है, वो है आपका जो इसमें कितने इंट्रा चेन और इंटर चेन लिंकेजेस हैं। जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज बने तो आपको पता है। अब आप काउंट कर लीजिए कि इंट्रा चेन कितने हैं, एक चेन के विद इन वन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए आपके, देखिए 8 9 10 11 12, ये सब क्या हैं, इंट्रा चेन। और इंटर चेन कितने हैं, इंटर चेन के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, सपोज करिए ये वाला ले लेते हैं। तो इंटर चेन में 1 2 3 और 4, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर ये आ गया तो ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा।
आप लोगों ने बहुत बार एड्स की, HIV की लाइफ साइकिल पढ़ी है, डायग्राम आप लोगों को अच्छे से आता होगा, पर एक चीज आपने नोट की, इसमें लिखा है नोट द इन्फेक्टेड सेल, यानी ये जो सेल है जिसको HIV ने इन्फेक्ट कर रखा है, कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकता है वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड, यानी ये जो सेल है ये सर्वाइव कर सकता है जब उसके अंदर वायरस रेप्लिकेट होता जा रहा है। कैसे, किस मैकेनिज्म से? HIV का जो वायरस है एक एनवेलप्ड वायरस है, जब ये आता है ये होस्ट सेल को अटैक करता है और इसके बहुत सारे प्रोजेनी वायरसेस बन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुरंत इस सेल को बर्स्ट करके खत्म करके बाहर निकले। ये एक प्रोसेस जिसको बडिंग बोलते हैं, ये बडिंग से भी निकल के बाहर फिक जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड बाय विच मैकेनिज्म? बाय बडिंग। एक बड की तरह आउटग्रोथ होके वो बाहर निकल जाता है बिना होस्ट सेल को बर्स्ट किए हुए। ये जो नीचे दिया है ये आपको बहुत ध्यान। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का है। मोनोकॉट में आपको पता है सिंगल कॉटिलेडन होता है जिसको हम बोलते हैं शील्ड शेप कॉटिलेडन, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान देनी है, वो है एपीब्लास्ट। व्हाट इज एपीब्लास्ट? एपीब्लास्ट इज द रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलेडन। जो दूसरा कॉटिलेडन है वो क्या हो गया है? रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल हो गया है और इसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्योंकि मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन फंक्शनल है, तो जो दूसरा रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल है उसे बोला जाता है एपीब्लास्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला जो डायग्राम है ये मोनोकॉट सीड का है। आपको पता है इसमें पेरिकार्प यानी फ्रूट बॉल और सीड कोट मर्ज्ड रहता है। ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आ जाइए। ये जो डायग्राम है मैंने इस डायग्राम पे हर साल क्वेश्चन देखा है। ये फॉल्स फ्रूट पे डायग्राम है, मैंने लेबलिंग्स पे भी डायग्राम देखे हैं, एक्सप्लेनेशन में भी, और इसमें x और y, जैसे मान लीजिए इस वाले चीज को x इसको y, ये क्वेश्चन आता ही है। इसमें आप कहाँ गलती हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको लेबलिंग पे ध्यान देना है कि कहाँ पर इन्होंने मीजोकार्प लेबल किया है, कहाँ पर इन्होंने एंडोकार्प किया और कहाँ सीड किया है। आप देखेंगे ये वाला हिस्सा मीजोकार्प है, उसके अंदर एंडोकार्प है और अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सीड्स हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। और जो मुझे लग रहा है कि इस साल क्वेश्चन बनेगा वो इस डायग्राम से बनेगा। ये है एकीन्स, जिसका कोई भी मेंशन हमारे कंटेंट एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो दोनों फ्रूट्स हैं ये फॉल्स फ्रूट हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? जिसमें अपार्ट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड जो ओवरी होती है कुछ और पोर्शन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो इन दोनों ही फ्रूट्स में, ये है एप्पल और ये है स्ट्रॉबेरी, दोनों में ही एडिबल पोर्शन क्या है? थैलेमस, यानी हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? थैलेमस। तो इस पे तो हर साल क्वेश्चन आपने देखा है। अब आपको इस पे भी ध्यान देना है कि एकीन्स क्या होते हैं। एकीन्स एक्चुअली क्या हैं? इनके ट्रू फ्रूट हैं। किसके? स्ट्रॉबेरी के। हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो ये जो एकीन्स हैं ये छोटे 322, P फॉर प्लाज्मिड लिखिए, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर B, ये दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, नोट करिए, B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिग्स। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज जो हैं वो साइंटिस्ट के नाम है। P से प्लाज्मिड, और ये एक कोड है उनका खुद का बनाया हुआ 322। ये जो प्लाज्मिड थी उसमें आपको सब पता है कि ये सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मान लीजिए आपने BAM H1 पे काटा, एक क्वेश्चन अभी आया था 1-2 साल
इस पे तो हर 1-2 साल के ऊपर क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि BAM-H1 से आपने काटा और आपने इंसर्ट डाल दिया, तो कौन सा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा? तो ये तो बड़ा सिंपल है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने BAM-H1 से काटा और उस जगह पे आपने ऐसी जीन डाल दी जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करती है, तो जो रिजल्टेंट कॉलोनीज होंगी उनका कलर और उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? तो क्योंकि आपने BAM-H1 से काटा है और इस हिस्से में आपने क्या डाल दिया है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करने वाली जीन, तो अब जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेंगी वो कौन सी होंगी? ब्लू कलर की, क्योंकि आपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसमें डाल दिया। दूसरा, दे विल लूज रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान देने। एक और बात, इसमें जो दिया है ROP, ये बहुत निग्लेक्टेड लाइन है। ROP किसके लिए कोड करती है? फॉर दी प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सिंपल डायग्राम है। जब हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम चिल्ड इथेनॉल से इसको डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डायग्राम है ये आपका पीसीआर का डायग्राम है। पीसीआर जो टेक्निक है ये कैरी म्यूलिस ने डेवलप की थी, ये आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। कैरी म्यूलिस ने डेवलप की थी। उसके अलावा आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सारे स्टेप्स पता हैं कि क्या आएगा, ये वाली चीज पे ध्यान देना है, 30 साइकिल्स। और फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, आपको इसमें ये वाला इक्वेशन लगेगा 2⁻n, और जब आप 2⁻30 कर देंगे, जैसे 30, तो आपको आंसर आ जाएगा 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफाई हो गया डीएनए। आप करके देख लीजिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2025 का क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा एम्प्लीफिकेशन का? 2⁻n। तो आप ये करके देख लीजिए। ऐसे अगर वो 30 साइकिल्स की जगह कितने भी साइकिल्स आपको दे दें तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट, ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है। मुझे उसमें जो निमेटोड के इन्फेक्शन वाला जो एक डायग्राम है उस पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं। पहला वाला वो जो बोल रहे हैं टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by typical control plant? ऐसा प्लांट जिसपे हमने कोई ट्रांसजेनिक चीज नहीं, मतलब हमने कोई फॉरेन जीन नहीं डाली, हमने उसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया, नॉर्मल प्लांट है। नॉर्मल प्लांट, उसको हम एज अ बेस लाइन लेंगे कि उससे हम कंपेयर करेंगे कि ये नॉर्मल है, इसको हम बेस लाइन ले रहे हैं। और अब जब हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया है, यानी कि हमने उसमें जीन अपने पसंद की डाली है या हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो हमें तो ये नॉर्मल है जिसमें हमने अभी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऑल्टर नहीं किया है, तो इसको हम बोलते हैं टिपिकल कंट्रोल प्लांट। और इसमें आप देखेंगे कि ये इन्फेक्टेड है, ये प्लांट में गॉल्स यानी इन्फेक्शन है। किसने किया है इन्फेक्शन? मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, निमेटोड ने। और ये वाला जो है ये क्या है? ट्रांसजेनिक है, जिसमें अभी भी रेजिस्टेंस मौजूद है। वो बता रहे हैं 5 दिन हो गए हैं आपने डेलिबरेटली इन्फेक्शन करवाया मेलोडिगाइन से, तो भी ये अनइन्फेक्टेड है। तो ये डायग्राम के नीचे जो लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, ये फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया लिंकेज के ऊपर। आपको तो पता ही है प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता। अब आपको इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। इंट्राचेन 1 है और इंटरचेन 2 है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाइए, ये आ जाइए ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का बहुत ही सिंपल पर बड़ा अच्छा मजेदार क्वेश्चन है जो कि एनटीए वाले पूछते हैं। आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स प्लस करेंगे, कौन कौन से माइनस, यानी कौन से पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, कौन से कम करेंगे। नेटेलिटी का मतलब पूछ लेते हैं डायरेक्ट। नेटेलिटी क्या होती है?
बर्थ रेट दैट इज नोन एज नैटिलिटी, मोर्टिलिटी इज डेथ रेट। तो ये वाला एक फिगर इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनिशियली पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी थी, इतने की डेथ हो गई, इतने का बर्थ हो गया, इतने इमिग्रेशन हो गया, इतने एमिग्रेशन हो गया, अब आप बता दो। तो ये तो बड़ा सरल है। आप क्या करेंगे, एनटी मतलब इनिशियल ले लेंगे और उसमें क्या क्या प्लस करना है, क्या क्या माइनस करना है, वो आप करके, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें इन्होंने पॉपुलेशन का इंटरेक्शन दिखाया है और एज इट इज टेबल के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है ये पूरी डेफिनेशंस तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना अच्छे से बायोलॉजी को अभी तक कर चुके होंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो लगता है अमेंसेलिज्म के ऊपर, माइनस और जीरो। 2018 का PYQ है। इसमें पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो एमेंसेलिज्म पे काम करती है। एमेंसेलिज्म यानी एक ऑर्गेनिज्म ने कुछ ऐसी चीज सीक्रेट कर दी कि सामने वाला खत्म हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना फायदा ना नुकसान। तो दिस इज नोन एज एमेंसेलिज्म। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स। ये वाला एक बहुत ही शानदार मुझे फिगर लगता है इकोसिस्टम का। इसमें आप देखेंगे ये वाली चीज, ये एक बार CBSE बोर्ड ने पूछा था। मेरी स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल गए बायोलॉजी में, ये एक नंबर कट गया। क्यों? क्योंकि ये किसी कैलकुलेशन से नहीं हो सकता। ये आपको एज इट इज NCERT के नीचे जो डायग्राम के नीचे लिखी हुई रहती हैं चीजें, उसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर 6 मिलियन, अब 6 मिलियन एग्जैक्ट नहीं बताए हैं, लगभग अगर 6 मिलियन प्लांट्स हैं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो कितने टर्शरी कंज्यूमर स्टॉप कार्निवोर सपोर्ट हो सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन से आप काम नहीं कर सकते। जैसे आप 10% लॉ वगैरह नहीं लगा सकते, वो एनर्जी पे लगता है, इस पे नंबर्स पे नहीं लगता है। तो ये आपको एज इट इज याद करना है। और हम लोग अपने इस सेशन का आखिरी वाला डायग्राम देख लेते हैं, जो मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लगता है उसका रीजन है। आपको अच्छे से पता है 10% लॉ पे हमेशा क्वेश्चन आता है, पर इस चीज में आपको किस चीज पे ध्यान देना है कि जो इनिशियल जितनी सनलाइट आती है वो आप उसका पहले, ये जैसे जितने भी इन्होंने क्या दिया हुआ है बताइए, कितने दिए हुए हैं, 10 लाख जूल्स इन्होंने सनलाइट दिया है। तो यहां से अगर आप 10% करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। पहले स्टेज पे आपको 1% करना है। देखिए उन्होंने दिया है only 1% of the energy in sunlight is available into NPP। तो पहले जो जितनी भी इंसिडेंट देंगे वो सनलाइट, उसका आप क्या करेंगे 1%, और उसके बाद आप 10% लॉ लगाते जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ इससे कम आपको 20 से 25 नंबर की मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में आपको उस मेहनत से भी आप बच जाओगे कि अंदर से कैसे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस बता दिए हैं। हमारे ड्रीम बैच को ज्वाइन करिएगा और इस ड्रीम टीम के साथ आप अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।